रिलेटेड। मान लो ये Z1 है, ये Z2 है, इसका आर्गुमेंट है मान लो कि थीटा है और ये एंगल अल्फा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आर्गन प्लेन में, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 थीटा लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या लिखोगे? अल्फा प्लस थीटा। थीटा प्लस अल्फा, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस अल्फा। तो अल्फा हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z1। आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी लॉग जैसी होती है, तो ये आर्गुमेंट Z2 बाई Z1 हो जाएगा। तो एंगल लिखने का तो ये तरीका है बच्चे, ध्यान से देखना। ये ओरिजिन है, ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z1 वेक्टर हो गया, ये Z2 वेक्टर हो गया, ये एंगल अल्फा है। मान लो कभी भी आपको एंगल लिखना है तो सबसे पहले डिसाइड करो एंटी क्लॉकवाइज लिखो या क्लॉकवाइज लिखो, पहले ये डिसाइड करना है। मान लो हम एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो एंगल को प्लस लिखोगे और यहाँ ऐसे लिखोगे आर्गुमेंट। ये देखो ये डायरेक्शन बता रहा है कि इस वेक्टर को रोटेट करके इधर ले जाना है, तो जिस वेक्टर को रोटेट करोगे उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जिस पे ले जाओगे ना उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। ये समझ में आया? बोलिए। यस सर। मान लो कि किसी ने बोला नहीं हम ये, बोलो सर नेटवर्क लो था तो सर ज्वाइन नहीं कर पाया। एक बार सर दोबारा समझा दो, मतलब जल्दी जल्दी एक बार जो भी करवाया आपने सर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, ये एंगल थीटा है, ये अल्फा है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 लिखोगे थीटा, आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिखोगे थीटा प्लस अल्फा। थीटा की जगह आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो यहां से अल्फा ये वाला आ जाता है। तो वही हम समझा रहे थे कि कैसे लिखते हैं। जैसे ये ओरिजिन है, ये Z1 है, ये Z2 है, तो एंगल अल्फा लिखना तो सबसे पहले डिसाइड करो एंटी क्लॉकवाइज लिखना है या क्लॉकवाइज। मान लो हम एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं तो एंगल को प्लस लिखोगे। ये डायरेक्शन बता रहा है कि इसको रोटेट करके यहाँ पे ले जाना है, ये डायरेक्शन ऐसे, इसको रोटेट करके यहाँ पे ले जाना है। जिसको रोटेट करते हैं उसको डिनोमिनेटर में, जिस पे ले जाते हैं उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं। मान लो आपने डिसाइड किया भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस अल्फा लिखो। अब ये देखो ये डायरेक्शन क्या बता रहा है, किसको किधर की तरफ रोटेट करें, इसको इधर की तरफ रोटेट करें। तो जिसको रोटेट करोगे ना उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे और जिस पे ले जाओगे उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं। दोनों सेम चीज है। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। क्योंकि अगले बार इसको लिख सकते हो ना, आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z1 का पावर -1 लिख सकते हो। लॉग जैसा प्रॉपर्टी होता तो ये माइनस यहाँ आके अल्फा हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाई Z1। आई बात समझ में? यस सर। मान लो ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। आपको ये एंगल लिखने का मन है, कोई बात नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज ले लिया तो प्लस अल्फा। आर्गुमेंट कैसे लिखेंगे, ये देखो ये डायरेक्शन बता रहा है कि भाई इसको रोटेट करके आप इस पे ले जा रहे हो, ये ना? यस सर। तो जिसको रोटेट करो उसको डिनोमिनेटर में लिखो बच्चे, और जिस पे ले जा रहे हो उस पे लिखो, ऐसे लिखते हैं। ये देखो ये Z1 है, मतलब Z1 के अबाउट रोटेशन हो रहा, तो इस तरह एंगल लिखते हैं बच्चे। डिस्टेंस लिखना होता है, जैसे ये डिस्टेंस लिखना है तो Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1 का मॉड लिखते हैं।
डिस्टेंस को मॉड से दिखाते हैं, एंगल को आर्गुमेंट से दिखाते हैं। आया समझ में? Yes, sir. आर्गुमेंट z माइनस z1 z माइनस z2, मान लो ये π/4 है, तो इसका क्या मीनिंग होगा जरा इसको समझते हैं। Sir, clockwise में π/4 रोटेट किया, किसके अबाउट? π/4 रोटेट किया z के अबाउट। हाँ, तो इसको ढंग से लिख लो बच्चे। आर्गुमेंट ऐसे लिख लो, z1 माइनस z, z2 माइनस z, ये π/4 है। इसको इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है, ठीक है ना। जैसे ये देखो, यहाँ पे मान लो z2 है और यहाँ पे z1 है मान लो, तो z कहाँ पे रखें? ऊपर में कहीं रख देते हैं, Yes, sir. ताकि ये देखो ये z2 माइनस z ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएगा और ये π/4 एंगल हो जाएगा। हाँ या ना? Yes, sir. कोई बोलेगा कि z को हम यहाँ पे बना देते हैं भाई, बोल सकता है ना। कोई बोलेगा कि भाई z को हम यहाँ बना देते हैं, ऐसे। हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो लॉजिक क्या है, ये z2 है, ये z1 है, ये z है, z ऊपर में कहीं हमने रखा है और ये एंगल π/4 है। आपको पता है कि 3 नन कोलिनियर पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास करता है। हाँ या ना? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. इसका मतलब, और आप कह रहे हो कि z हमेशा ऊपर की तरफ होगा, Yes, sir. नीचे नहीं हो सकता, और अदरवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखो, ये देखो, आपको ये भी पता है ना, ऐसे करके जा रही है ऐसे, ये सारे एंगल सेम होते हैं ना। Yes, sir. तो जो z का लोकस क्या हो गया? Semicircle. कहाँ सेमी सर्कल? कहाँ? कौन बोला ये डायमीटर के एंड पॉइंट है? अपर पार्ट ऑफ द सर्किल होगा ना। हाँ या ना? बोलो बच्चे। Yes, sir. जेड ऊपर की तरफ है बच्चे। अच्छा, इस सर्किल का सेंटर कहाँ पे? जेड नीचे नहीं आ सकता है, अपर पार्ट होगा। z2 और z1 को छोड़ के ऊपर में कहीं भी हो सकता है। सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। ये π/4 है, तब यहाँ पे π/2 एंगल बनेगा। सेंटर ऊपर में हो गया, है ना? बोलो। Yes, sir. तो जेड का लोकस यहाँ सेंटर अगर ऊपर हो गया तो ये बिगर आर्क है या स्मॉलर आर्क है? Bigger arc. Major arc. ये बिगर है, ये बिगर आर्क ऑफ द Circle. सर्किल। तो यहाँ पे लोकस ऑफ जेड ये बिगर आर्क ऑफ द सर्किल होगा। कब तक ऐसा होगा? जब तक ये वाला एंगल एक्यूट होगा, क्योंकि इसका डबल बनेगा ना यहाँ पे। Yes, sir. कहने का मतलब ये है कि अगर लिखा हुआ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 z माइनस z2, अगर ये थीटा है
और थीटा 0 से π/2 है, तो लोकस ऑफ जेड बिगर आर्क ऑफ द सर्किल हो जाएगा बच्चे। लेकिन अगर यहीं पे ऐसा रहता जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, 2π/3 रहता बच्चे, तो देखो क्या होता है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, जेड वन माइनस जेड, जेड टू माइनस जेड इज 2π/3। ये जेड टू है, ये जेड वन है, जेड ऊपर में रखा, और ये एंगल कितना बन रहा है, 2π/3 बन रहा है। इन 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास करेगा। ये समझ में आ रही बात? Yes, sir. जेड ऊपर की तरफ कहीं पे होगा, लेकिन अब सेंटर यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये 120 है, तो सेंटर पे जो बनना चाहिए वो 240 बनना चाहिए। ये ऐसे फिगर में बन सकता है। तो यहाँ पे जो लोकस ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, स्मॉलर आर्क ऑफ द सर्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? Yes, sir. इस बात को लिख सकते हैं ऐसे, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू अगर थीटा है, और थीटा अगर π/2 से लेके पाई के बीच में है, तो लोकस ऑफ जेड स्मॉलर आर्क ऑफ द सर्किल होगा बच्चे। हाँ या ना? Yes, sir. और ये लिखा हो तो बच्चे जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, ये π/2 दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लो, आर्गुमेंट जेड वन माइनस जेड, जेड टू माइनस जेड π/2। मान लो ये जेड टू है, ये जेड वन है, जेड को ऊपर रखेंगे, ये देखो जेड माइनस जेड टू, इसको रोटेट करना इधर की तरफ, ये एंगल π/2 है। और आपको पता है कि 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास करता है। जेड तो ऊपर में होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बन गया, तो ये वाला क्या हो गया, Diameter. डायमीटर हो गया। तो जेड का लोकस क्या हो जाएगा, Semicircle. सेमी सर्किल हो जाएगा बच्चे। और अगर यहाँ पे जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू माइनस π/2 रहता, तो -π/2 रहता, तो ये है जेड टू, ये है जेड वन। किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज में? हाँ या ना? Yes, sir. क्लॉकवाइज में π/2 से रोटेट करते हैं, जेड नीचे में आता, और 3 पॉइंट से तो एक यूनिक सर्किल पास करता ही है, Yes, sir. तो ये वाला डायमीटर हो जाता। Yes, sir. कहने का मतलब है प्लस π/2 है तो जेड ऊपर है, और माइनस π/2 है तो जेड क्या होगा, नीचे. नीचे होगा। मतलब इस केस में चाहे इस केस में लोकस ऑफ जेड सेमी सर्किल होगा। एंगल π/2 से कम होगा तो बिगर आर्क। ऐसे तो सीधे दिया रहता है, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू, लिख देगा π/3, पूछेगा लोकस ऑफ जेड बताओ, क्या बोलोगे? Bigger arc of the circle. बिगर आर्क ऑफ द सर्किल। अगर क्वेश्चन में दिया है कि लोकस ऑफ जेड सर्किल, तो उसको टिक मार सकते हो। आई बात समझ में? Yes, sir. सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बैंक का 9th लेते हैं, जिसमें Z1 और Z2 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, Z1 दिया हुआ है 10 + 6 आयोटा,
Z2 दिया हुआ है 4 + 6 आयोटा, दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, और आर्गुमेंट ऑफ Z - Z1 Z - Z2 π/4 दिया हुआ है। फाइंड, यहाँ प्रूफ करना है, हम यहाँ पे फाइंड करने के लिए कह देते हैं Z - 7 - 9 आयोटा का मॉड इज इक्वल टू Z1 दिया हुआ, Z2 दिया हुआ, ये आर्गुमेंट π/4 है। Z का लोकस बिगर आर्क ऑफ द सर्किल हो गया। Z1 Z2 दिया हुआ, आप सेंटर के बारे में सोच सकते हो, और ये आपको निकालना है। इसका मतलब है Z का किससे डिस्टेंस निकालना है? 7 + 9 आयोटा से डिस्टेंस निकालना है बच्चे। क्या बोला बच्चे? कुछ आया बच्चा? नहीं बना? Z2 है 4 + 6 आयोटा, Z1 है 10 + 6 आयोटा, यहाँ पे कहीं Z होगा ऊपर में, और ये एंगल π/4 है। लोकस ऑफ Z इज बिगर आर्क ऑफ द सर्किल, सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। ये कॉर्ड हो गया, ये मिड पॉइंट आएगा 7 + 6 आयोटा आएगा बच्चे, और यहाँ पे जो एंगल 3√2, वेरी गुड। यहाँ पे एंगल π/2 होगा, क्योंकि यहाँ π/4 बन रहा है।
तो ये आपका हो जाएगा π/4 होगा, ये 90 डिग्री है, ये भी π/4 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपका जो आया है 3 आया है, तो ये भी 3 होगा। तो ये पॉइंट कितना हो गया 7 + 9 आयोटा। ये सेंटर है बच्चे, जेड सर्किल के ऊपर में कहीं पे भी है। तो जेड का पूछा गया है 7 + 9 आयोटा से डिस्टेंस पूछा गया है। लोकस ऑफ जेड इज बिगर आर्क ऑफ द सर्किल है। तो जब जेड का इससे डिस्टेंस पूछा गया है, इसका मतलब क्या पूछा गया है? रेडियस। ये 3 है, ये 3 है, तो रेडियस कितनी हो गई? 3√2। तो जेड -7 - 9 आयोटा का जो मॉड हो जाएगा वो 3√2 हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। क्लियर है ना बच्चे? यस सर। अब ये बात देखो जरा, मान लो यहाँ पे ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है। अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, अगर ये 3 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। इस वेक्टर का आर्गुमेंट और इसका आर्गुमेंट क्या होगा? सेम होगा। भाई इसका आर्गुमेंट कितना है? 0 डिग्री। नहीं, ये अभी रियल एक्सिस के साथ नहीं बना रहे। मान लो इसका आर्गुमेंट हम लिखते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z2 - Z1 लिखते हैं, और ये वाला का, इस वेक्टर का भी आर्गुमेंट क्या लिखोगे? आर्गुमेंट Z3 - Z1 लिखोगे। यस भाई सर। दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो रियल एक्सिस के साथ तो सेम एंगल ही बना रहा होगा ना, तो आर्गुमेंट सेम कर देंगे ना। बोलो बच्चे, ये समझ में आ रही है? यस सर। जैसे मान लो कि ये है, ये Z1 है, ये Z2 है, और इधर मान लो कहीं Z3 है, ये Z4 है। तो ये वाला कौन सा वेक्टर हो गया? ये कौन सा वेक्टर हुआ? Z2 - Z1। और ये वेक्टर कौन सा हुआ? Z3 - Z4। Z3 - Z4। तो इसको इधर की तरफ रोटेट कराएंगे तो कितने से रोटेट करना पड़ रहा? π/2। तो ऐसे लिखते हैं, आर्गुमेंट जिसको रोटेट कर रहे हो उसको डिनोमिनेटर में, और जिस पे ले जा रहे हो ऐसे, इसको इधर की तरफ रोटेट किया, तो ये एंगल कितना है? π/2। 5। अच्छा, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 होता है? आयोटा। आयोटा नहीं, प्योरली इमेजिनरी का। इधर में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ना, सबका आर्गुमेंट π/2 होगा। यस सर। तो आप लिखोगे कि Z3 - Z4, Z2 - Z1 इज प्योरली इसको ठीक करो, एक मिनट जरा, सेटिंग इज प्योरली इमेजिनरी। आई बात समझ में? यस सर। प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब है?
कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, इसका क्या मतलब हुआ? उसका रियल पार्ट 0 है। और दूसरा अप्रोच, प्योरली इमेजिनरी का मतलब होता है वही रियल पार्ट x 0 करते हो ना, Z equals to minus Z bar. z इज इक्वल टू माइनस जेड बार। वेरी गुड। बताया था z होता है x प्लस आयोटा वाई, जेड बार होता है x माइनस आयोटा वाई। x को लिखते हैं z प्लस जेड बार बाई 2 और y को लिखते हैं z माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा। तो ये प्योरली इमेजिनरी है, तो दिस इज इक्वल टू z जो होगा वो माइनस जेड बार के बराबर होगा, तो माइनस इसका बार लिखोगे तो z3 माइनस z4 z2 बार माइनस z1 बार, ऐसे लिख सकते हैं। और Yes, sir. z3 माइनस z4 अपॉन z3 बार माइनस z4 बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ z2 बाई z1, ऐसे लिख लिया। और z2 बाई z1 z2 बार बाई माइनस z बार प्लस z3 माइनस z4 अपॉन, ये सम 0 होता है बच्चे, ठीक है। Yes, sir. इस टर्म को हम डिफाइन करते हैं, ये देखो z2 माइनस z1 अपॉन इसका कंजुगेट जो है, इसी को हम डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप। इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप ये डिफाइन करते हैं और ये कहते हैं कि ये इस लाइन का कॉम्प्लेक्स स्लोप है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है ना, तो दोनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप जो है का सम 0 हो जाता है बच्चे, ठीक है। Yes, sir. याद रखोगे। ये देखो, जैसे ये दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप लिखना है, तो z2 माइनस z1 डिवाइड बाय उसका कंजुगेट लिख देना, प्लस इसका कॉम्प्लेक्स स्लोप z3 माइनस z4 डिवाइड बाय उसका कंजुगेट लिख देना। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्लोप। आई बात समझ में? बोलो बच्चे। Yes, sir. मतलब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है ना, तो डायरेक्ट ये स्टेप पे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दो लाइन यहाँ पे अगर मान लो हम परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर था, मान लो पैरेलल ले लेते हैं, ये z1 है, ये z2 है, ये वेक्टर, और एक ले लेते हैं z3 z4 ले लेते हैं, ये दोनों पैरेलल है बच्चे, तो दोनों का आर्गुमेंट सेम होगा। Yes, sir. तो आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z4 माइनस z3 होगा। Yes, sir. एक तरफ ले आओ, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी से ये हो गया z2 माइनस z1 z4 माइनस z3 0। किस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 होता है बच्चे? Purely real. तो z2 माइनस z1 z4 माइनस z3 इज प्योरली रियल है। प्योरली रियल है तो y 0 होगा। Yes, sir. y 0 होने का मतलब z इज इक्वल टू जेड बार होगा। Yes, sir. ये प्योरली रियल है, तो z2 माइनस z1 अपॉन z4 माइनस z3 इज इक्वल टू इसका कंजुगेट हो जाएगा, और इसको लिख दिया z2 माइनस z1 अपॉन इसका कंजुगेट इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं बच्चे। Yes, sir. ये ध्यान से देखो, z2 माइनस z1 अपॉन उसका कंजुगेट, ये क्या है इस लाइन का
कॉम्प्लेक्स स्लोप। तो देख सकते हो कि दोनों का कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या हो गया, सेम हो गया। इक्वल। जैसे स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हो ना, दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप बराबर होता है, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो वहां पे स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम 0 होता है। दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका कॉम्प्लेक्स स्लोप इक्वल होगा। If lines are parallel, then their complex slope इक्वल होगा। मतलब ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। आर्गुमेंट z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा π/3 है, इसको ड्रॉ करो। आर्गुमेंट z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा 2π/3 है, इसको ड्रॉ करो। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा z प्लस आयोटा π/3 से लेके 2π/3 है। Find the area of the region in which Z lies, इस केस में ये तीन हमने दिया, तीनों का डायग्राम बनाना है बच्चे। ये तीनों का डायग्राम बनाना है। पहला वाला है आर्गुमेंट, इसको ऐसे लिख दो, -i माइनस मतलब i माइनस जेड, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है, दिस इज π/3। तो ये आपको समझ में आया होगा कि π/3 अगर है तो लोकस क्या होगा, बिगर आर्क ऑफ द सर्कल। बिगर आर्क ऑफ द सर्किल होगा। चलो सर्किल के बारे में जरा सोचते हैं। अच्छा, आयोटा यहाँ पे है, माइनस आयोटा यहाँ पे है। अब ये देखो जेड को किधर रखें, इधर रखें या इधर रखें, जरा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसको रोटेट करना है इसकी तरफ π/3 से, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है जेड के अबाउट। अगर जेड यहाँ पे रखोगे तो ये ऐसे होगा, देखो ना, जेड अगर आप इधर रख दोगे तो ये रोटेशन क्लॉकवाइज होगा। तो जेड को किधर रखें, इधर कहीं रखें। यस सर। ये देखो माइनस आयोटा माइनस जेड हो गया, इसको रोटेट कर दिए π/3 से और यहां पहुंच गए। और हमने बताया था कि ये 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्किल पास करता है। यस सर। लोकस ऑफ जेड ये भी बताया था कि बिगर आर्क ऑफ द सर्किल होगा। यस सर। जेड इसके बाउंड्री पे कहीं पे भी हो सकता है। इस सर्किल का सेंटर निकाल सकते हैं बच्चे, सेंटर यहाँ पे कहीं होगा। यस सर। अब ये देखो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये 0 0 है, इसीलिए हमने कहा कि सेंटर यहाँ पे होगा, क्योंकि सेंटर से अगर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो बाइसेक्ट करता है। और ये एंगल कितना होगा बच्चे, ये π/3 है तो टोटल 2π/3, तो ये कितना हो गया, 5/3।
ये डिस्टेंस 1 है, ये एंगल π/3 है, तो ये लेंथ हम बता सकते हैं। यस सर। तो आप लिखोगे tan π/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, मान लो ये लेंथ a है, तो a की वैल्यू हो गई 1/√3, हाँ या ना? तो इसका सेंटर कितना आ गया? -1/√3, 0 होगा। बोलिए। Yes, sir. तो लोकस ऑफ जेड एक बिगर आर्क ऑफ द सर्किल है, उसका सेंटर बता सकते हो, उसकी रेडियस बता सकते हो। इसका इससे डिस्टेंस निकाल लोगे तो यही रेडियस है। ये 1 है, ये 1/√3 है, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई? √1 प्लस 1/3, तो 2/√3 हो जाएगा। यस सर। सेकंड केस, आर्गुमेंट आयोटा माइनस जेड माइनस आयोटा माइनस जेड 2π/3 है। जेड बनेगा तो यहीं पे, ये आयोटा है, ये माइनस आयोटा है, जेड अब यहां पे ही आएगा, लेकिन ये वाला एंगल कितना बनेगा? 2π/3। 2π/3 है। तो जेड का लोकस एक स्मॉलर आर्क ऑफ द सर्किल होगा इस केस में, यस सर। और बड़ा वाला पोर्शन इधर कहीं आएगा। सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा बच्चे। ये 2π/3 है। जेड का लोकस, जेड यहाँ पे है बच्चे, ध्यान से, जेड इधर है, ये जो बोल्ड कर रहे वही जेड है। ये 2π/3 एंगल है, तो ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया? 4π/3। 4π/3 हो गया। तो ये वाला 2π/3 हो गया, यस। ये π/3, ये π/3, ये 1 है, ये π/3 है, तो ये सेंटर निकल जाएगा 1/√3, 0, और इसकी भी रेडियस 2/√3 होगी। बस दोनों सर्किल अलग अलग है, दोनों का सेंटर अलग है, रेडियस सेम है। इसमें जेड क्या होगा, कहाँ पे हो रहा है? बिगर आर्क पे, और इस पे क्या हो रहा है? स्मॉलर आर्क पे। स्मॉलर आर्क पे। अब अगर हम थर्ड वाले पार्ट पे आ जाए, अब ये देखो, जब इसका जो आर्गुमेंट है π/3 से लेकर 2π/3 के बीच में है, π/3 पे आपने देखा कौन सा सर्किल बना? बिगर आर्क बना बच्चे। यस सर। इसका सेंटर आपको पता है, यहाँ पे कहीं है। यस सर। और दूसरे केस में स्मॉलर आर्क बना, यस सर। और इसका सेंटर आपको पता है कहाँ है। यस सर। अच्छा, यहाँ पे जब जेड होता है तो आर्गुमेंट 2π/3, यहाँ पे होता है तो π/3। जब 90 डिग्री होगा तो उस समय ये डायमीटर के एंड पॉइंट बन जाएंगे। यस सर। इसका मतलब ये है कि अगर आर्गुमेंट π/3 से 2π/3 है तो जेड इस बाउंड्री से इस बाउंड्री के बीच में कहीं होगा। यस सर। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया इस एरिया को बताओ। इस एरिया को बताना है बच्चे। फिगर हम अलग से बनाएंगे, थोड़ा क्लियर करने के लिए। हमको दोनों सर्किल बनाना होगा, तब आइडिया लगेगा आपको। बाकी तो 10th क्लास में आपने किया ही है। ये देखो बच्चे, एक सर्किल ऐसे है,
इसका सेंटर है -1/√3, 0। ये बिगर आर्क ऑफ द सर्किल है और दूसरे सर्किल का सेंटर कितना था? 1/√3, 0 था। यस सर। अच्छा, ये जो पहला वाला सर्किल है, अच्छा पहले वाले सर्किल की इक्वेशन क्या है? x + 1/√3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। 4/3 था। ठीक है, यस सर। तो इसको 1/√3, 0 देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? Yes, sir. इसका मतलब है ये जो सर्किल है ना, दूसरे सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है। ध्यान से देखो, एक है इस सर्किल का सेंटर था ऐसा, इससे पास कर रहा है, इसका सेंटर है -1/√3, 0। देखो ये डिस्टेंस 2/√3 है। ये समझ में आया बच्चे? यस सर। पहला वाला सर्किल का बिगर पार्ट ये था, लेकिन ये सर्किल यहां से पास करेगा दूसरे सर्किल के सेंटर से, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज 2/√3। और सेकंड वाले सर्किल का सेंटर ये है, वो यहां से पास करेगा ऐसा। आया समझ में? यस सर। तो एक केस में जेड इस पे है, एक केस में जेड इस पे है। हमसे कहा गया ये वाला एरिया बताने के लिए, और दोनों सर्किल का रेडियस जो है, रेडियस ऑफ बोथ सर्किल्स ये 2/√3 है। तो ये पोर्शन का एरिया निकाल के बताओ जरा। ये डॉटेड हमने बनाया है, ये भी डॉटेड है। जब z इस पे होता है तो उसका आर्गुमेंट 2π/3 होता है, और z जब इस पे होता है तो उसका आर्गुमेंट π/3 होता है। सर 5/9। क्या? 5/9। ठीक से निकालो। सेक्टर का एरिया याद है ना? यस सर। सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 πr²। मतलब हाफ r² थीटा ना। Yes, sir. सिमेट्री से ये वाला सेम है क्या? Yes, sir. यस सर। ये 0,1 है, ये 0,-1 है। देखो ये सेक्टर तो निकल जाएगा, ये वाला।
ये सेक्टर का एरिया तो निकल जाएगा। हमको ये वाला पार्ट भी चाहिए बच्चे, ध्यान दे, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, चारों पार्ट इक्वल है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा, सर इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ना कि वो सर्कल का एक माइनर सेगमेंट है और दूसरे सर्कल का एक मेजर सेगमेंट है, तो उन दोनों को एरिया निकाल के माइनस कर दो, तो ये वो ट्रायंगल और वो वाला झंझट नहीं होगा। ये तुम कह रहे हो कि इसका ये माइनर वाला है? यस सर, जो तो एंगल 2π/3 बना रहा है सेंटर पे। नहीं, ये माइनर वाले का है, तो तुम ये वाला निकाल लेना चाह रहे हो, ये वाला एरिया निकाल रहे हो? नहीं, मैं जो इमेजिनरी एक्सिस है ना, उससे जो माइनर आर्क है उतना एरिया निकालना चाह रही हूँ। इससे जो, अच्छा ये वाला पोर्शन निकालना चाह रहे हो? यस सर, तो वो वही उल्टा वाला साइड भी हो जाएगा। हाँ, तो ये वाला आर्क आप निकालना चाह रहे हो ना? उसके अंदर का एरिया सर। तो वही वाला तो कह रहे हो बेटा, ये वाला जो आप पोर्शन निकालना चाह रहे हो ना, ये पोर्शन ना कह रहे हो, सेक्टर निकालना चाह रहे हो ना? नहीं सर, मैं सेगमेंट का एरिया बोल रही थी। सेगमेंट का एरिया? सेगमेंट का कौन सा एरिया होता है? तुम नाम देख के बताओगे ना मुझे कि कौन सा एरिया निकालना चाह रहे हो। निकाल के देखो, पहले निकालो पहले। भाई सिंपल सी बात ये है, जरा ध्यान से समझो। देखो ये सेंटर है, मान लो कि तुम ये वाला पोर्शन ले लेते हो, ये सेक्टर ले लेते हो, बात समझ में आ रही है? ये सेक्टर ले लेते हो, हाँ या ना? यस सर। ये सेक्टर ले लेते हो, उसमें से ट्रायंगल हटा दोगे तो ये वाला पोर्शन तो ऐसे ही निकल जाएगा। ऐसा 4 पोर्शन है, यस सर। तो ये चारों पोर्शन तो निकल ही जाएगा ना बच्चे। सर आंसर 4π/9 माइनस 2/√3 है। सर 4π/3 प्लस 2, नहीं सॉरी सर, सर 4π/9 प्लस 2√3 आ रहा है। बाकी बच्चे चेक करो जरा, 4π/9 प्लस 2√3 आ रहा है सर। यही ना? 4π/9 प्लस √3। ठीक है, कर लोगे ना? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चे, Z1 है e⁻i⁻θ1, Z2 है e⁻i⁻θ2, Z3 है e⁻i⁻θ3। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ cos θ1 minus θ2 plus cos θ2 minus θ3 plus cos θ3 minus θ1। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, सबकी मॉडुलस 1 है, आर्गुमेंट θ1 θ2 θ3 है। तो फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस।
फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कपीस। ऑडियो ऑन है आपका? कपीस कपीस क्वेश्चन नोट कर लिए? यस सर। देखो बच्चे, इसको कैसे करते हैं। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के मॉड का जो स्क्वायर होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यस सर। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 किसी का मॉड का स्क्वायर मतलब उसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई। ऐसा होगा। यस सर। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो मॉड Z1 स्क्वायर वो 1 होगा। ये इससे मल्टीप्लाई मॉड Z2 स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई मॉड Z3 स्क्वायर, सबकी मॉडुलस 1 1 है। तो Z1 के साथ आ जाएगा बच्चे Z2 बार, फिर Z1 के साथ Z3 बार आएगा, Z2 के साथ Z1 बार आएगा और Z2 के साथ Z3 बार आएगा, फिर Z3 के साथ Z1 बार आएगा, Z3 के साथ Z2 बार आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा बच्चे। यस सर। ये इसका कंजुगेट है। ये देखो ध्यान से, अगर ये Z है तो ये Z बार है, इसका ये देखो कंजुगेट है या नहीं है सर। तो आपको पता है कि Z प्लस Z बार होता है 2 रियल पार्ट ऑफ Z। यस सर। तो इन दोनों को मिला के लिख दिया 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। सर। ये देखो, ये वाला और ये वाला एक दूसरे का कंजुगेट है। टू रियल पार्ट ऑफ Z3 Z1 बार। किसी का ऑडियो ऑन है बच्चे? प्लस ये देखो, ये इसका कंजुगेट है तो 2 रियल पार्ट ऑफ Z2 Z3 बार होगा। यस सर। तो 3 प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, रियल पार्ट ऑफ Z3 Z1 बार, रियल पार्ट ऑफ Z2 Z3 बार, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस सर। अब आपको पता है कि Z1 है e टू द पावर आयोटा थीटा 1, तो Z2 बार हमारे पास e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा 2 होगा। यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा, जो कि हो जाएगा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। यस सर। तो इसका जो रियल पार्ट होगा वो ये वाला होगा। यस सर। तो इसको लिख लेंगे cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। इन सेम वे ये वाला क्या हो जाएगा, थीटा 3 माइनस थीटा। और ये वाला हो जाएगा cos थीटा 2 माइनस थीटा 3। ऐसा लिख सकते हैं। यस सर।
तो यहां से cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, cos थीटा 3 माइनस थीटा 1, cos थीटा 2 माइनस थीटा 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। यस सर। तो मिनिमम वैल्यू -3/2 हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। यही काम आप वेक्टर चैप्टर में भी करते हो बच्चे, अगर फिजिक्स वाले सर ने बताया होगा। अब ये देखो, अगर मान लो हम ये कहते कि ए बी सी 3 वेक्टर है, वेक्टर तो पढ़े हो ना फिजिक्स में? यस सर। मान लो इसकी मॉडुलस 1 है बच्चे, इसकी मॉडुलस 1 है, तो आप लिख सकते हो ना a प्लस बी प्लस सी के मॉड का जो स्क्वायर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो, वेक्टर के मॉड के स्क्वायर का मतलब होता है उस वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, हाँ या ना? बोलिए। यस सर। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, a डॉट ए हो गया 1, b डॉट बी 1 हो गया, c डॉट सी 1 हो गया, और ये आ जाएगा 2 बार आ जाएगा a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आप कहते हो कि a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होता -3/2। एबीसी अगर यूनिट वेक्टर है ना, तो आप ये लिख सकते हो a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 लिख सकते हो। लिख सकते हो? यस सर। जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए एबीसी यूनिट वेक्टर है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करेगा जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। इक्वलिटी साइन कब होल्ड करेगा यहाँ पे? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। मान लो एबीसी यूनिट वेक्टर और आपसे कहा जाए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, b माइनस सी के मॉड का स्क्वायर, c माइनस ए के मॉड का स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है बच्चे। आईटी में वेक्टर में भी आया हुआ है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। नाइन। कितना? 9। वेरी गुड। क्वेश्चन आया था कि इसकी वैल्यू किसको एक्सीड नहीं कर सकती है, तो आप कहोगे 9 को एक्सीड नहीं कर सकती है। यस सर। ये है a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, b माइनस सी के मॉड का स्क्वायर, c माइनस ए के मॉड का स्क्वायर। 9। इसको जब ओपन करोगे तो a के मॉड का स्क्वायर, b के मॉड का स्क्वायर -2a डॉट b आएगा, मतलब 1 + 1 -2a डॉट b आएगा। इसमें 1 + 1 -2b डॉट c आएगा, इसमें 1 + 1 -2c डॉट a आएगा बच्चे। तो 6 - 2 a डॉट b डॉट c डॉट a। ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये मिनिमम होगा। यस सर। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -3/2, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 9। यस सर।
और एक बार आया था इंटीजर टाइप में आईआईटी में, वेक्टर है 12th क्लास में, क्योंकि ये बेसिक चीज है तो आप कर सकते हो। उसमें ये आया था बच्चे a माइनस बी के मॉड का स्क्वायर, b माइनस सी के मॉड का स्क्वायर, c माइनस ए के मॉड का स्क्वायर 9 के बराबर है। साथ साथ ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। यस सर। तो कुछ ऐसा पूछा गया था, a प्लस मान लो 4a प्लस 5b प्लस 5c का मॉड पूछा गया मान लो, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे क्या कहोगे, ये 9 के बराबर कब होगा? a डॉट b डॉट c डॉट a जब -3/2 होगा। यस सर। ये -3/2 तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी 0 होता है। यस सर। इक्वलिटी साइन तभी होल्ड करता है ना। यस सर। तो 4a प्लस 5b प्लस 5c इसका मॉड है, तो 4a प्लस 5 कॉमन लिया, b प्लस सी हो गया। यस सर। b प्लस सी की जगह क्या लिख दे बच्चे? -a। तो ये -5a का मॉड हो गया, तो ये -a का मॉड हो गया। a Yes, यूनिट sir. वेक्टर होने से ये वैल्यू 1 हो जाएगी। यस सर। क्लियर है? यस सर। तो जस्ट वेक्टर के 2 क्वेश्चन तुम्हें बताए। उत्कर्ष, यस सर। ये बेटा याद रख लेना, log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है ना ई बेस पे, ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4/4 माइनस प्लस एक्स का पावर 5/5 माइनस, ऐसे चलता है बच्चे। यस सर। ये लॉग का एक्सपेंशन है, ठीक है। यस सर। एक्स की जगह अगर आप माइनस एक्स रख दोगे ना, तो क्या होगा यहाँ पे, ये माइनस एक्स आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस एक्स क्यू बाई 3 आएगा, माइनस एक्स का पावर 4/4 ऐसे आएगा बच्चे, ठीक है। यस सर। अब जैसे तुमने एक क्वेश्चन भेजा था ना, उसमें x की जगह a माइनस बी रख के देखना, वो सीरीज निकल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये 2 सीरीज ये ध्यान में आपको रखना है। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास बी सेक्शन में था कि 1/, ये भी शायद तुमने भेजा था, (1/1 इंटू 2 है, -1/2 इंटू 3 है, प्लस 1/3 इंटू 4 है, ऐसे चल रहा है, -5 इंटू 6 है, अप टू इंफिनिटी तक चल रहा है बच्चे। तो बताया था इसको ऐसे लिखते हैं, 1/1 माइनस 1/2 लिखते हैं, सर। इसको 1/2 माइनस 1/3, इसको 1/3 माइनस 1/4, इसको 1/5 माइनस 1/6, यस सर। ऐसे चलेगा ना बच्चे। सर। तो यहाँ पे देखो 1 तो अलग हो गया, ये -½ और -½ कितने बार आया? 2 बार। 1/3 और 1/3 कितने बार आया? सर 2 बार। 2 बार आएगा। ये 3 इंटू 4, ये 4 इंटू 5 है।
ठीक है ना? यस सर। तो 2 बाहर ले लिया, 1/2 आया, फिर प्लस 2 बार, तो ये -1/3 होगा। यस सर। फिर प्लस क्या होगा? 1/4 माइनस, 1/5 ऐसे सीरीज चलेगा बच्चे। सर। अब ये देखो, इस वाले में अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करें, ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें, तो ये आ जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस, ऐसे चलेगा। यस सर। तो 1 - log2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? हाफ माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5, ऐसे हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 - 2 इस पूरे की जगह लिख देना है, 1 - log2 लिख देना है बच्चे। ओके सर। तो ये हो जाएगा 2 log2 हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ओके सर। log की प्रॉपर्टी से चाहो तो इसको log4 -1 भी लिख सकते हो। सर। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो log4 माइनस ये log e बेस e है ना, यस सर। तो इसका आंसर log4/e भी लिख सकते हो। यस सर, यही है ऑप्शन में। लेकिन ये सब सीरीज पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लो e के पावर x का जैसे बताया था ऐसी log वाला है बच्चे, ठीक है। फैक्टोरियल अगर नीचे में रहता तो समझ जाने e के पावर x वाला है, और विदाउट फैक्टोरियल चल रहा है ना 2 3 4 ये सब, समझ जाना log का सीरीज है। अरे एग्जाम में नहीं आते? नहीं, कभी नहीं आते हैं, तुम कभी भी उठा के देख लो। पहले जब ये होता था ना, मेंस का एग्जाम अलग होता था बाकी रीजनल कॉलेज के लिए, उस समय ये सिलेबस में था, अब हट चुका है ये सब। ओके सर। आप एपीजीपी चैप्टर में देखोगे ना तो ये तुमको नजर में आएगा 2003 में 2000, इसमें एपीजीपी चैप्टर जो क्वेश्चन बैंक है ना उसमें आप देख लो, आप उसमें क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 रखा हुआ है, 14 रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 रखा हुआ है और 17 रखा हुआ है, तो उसको कर लेना अगर मन करे तो। ओके सर। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू सर। सर बोलो बच्चे। सर वो आपने कल वो टेस्ट पेपर नहीं भेजा। कब है तुम लोगों का टेस्ट? सर मंडे। मंडे को है ना, अभी तो समय है, पहले रिवाइज कर लो, मैं भेज देता हूँ, पहले सर। रिवाइज कीजिए। कल फ्राइडे है ना? यस सर। कल क्लास के बाद भेजूंगा कल, ओके सर। ठीक है। जी सर।